कैसे हो आप सभी। आज यहाँ पर मैं आपको क्लास 12 का अकाउंट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसका चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ा रही हूँ। इसके 4 पार्ट में बना चुके हूँ, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, साथ ही साथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये बताया है। आज ये मेरा पार्ट 5 है, जिसके अंदर मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिससे आपके लिए ये टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लेकिन उससे पहले मैं हूँ पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फंड बेस्ड अकाउंटिंग? क्या होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग? देखिए बच्चों, इसे समझने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ मेरे पुराने वीडियोज़ की तरफ। आपने यदि मेरे वो वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसका उद्देश्य कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो लोगों की सेवा के लिए स्टार्ट होती है। जैसे स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, अनाथाश्रम हुए, ये सब क्या कहलाती हैं? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, जिनका उद्देश्य पैसा अर्न करना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य होता है कि लोगों की सेवा करना। अब ये लोगों की सेवा कैसे करेंगे? इन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? इन्हें डोनेशन के थ्रू पैसा मिलता है। अब डोनेशन भी 2 तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बताया था। एक स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? देखिए, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। सपोज मैंने एक स्कूल में कोई एनजीओ चल रहा है, वहाँ पर मैंने 50,000 रुपये दिए और बोला कि आप ऐसा कीजिए कि इन स्कूल में कंप्यूटर्स लगवा दीजिए। ठीक है, आपके स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन आपके स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं है। तो ये क्या हो गया? मैंने क्या कहकर वो पैसे दिए कि आप अपने स्कूल में कंप्यूटर्स लगवा दीजिए। तो इनसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब ये पैसा मिलता है, ये डोनेशन मिलता है, चाहे हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ हमें अपने एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी नहीं दे पा रहा है, वो एनजीओ, उसे ज़रूरत है, लेकिन वो उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि देने वाले ने, डोनेशन देने वाले ने ये कहा है कि उन पैसों से सिर्फ कंप्यूटर खरीदे जाएं। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन कहते हैं। तो क्या करते हैं? उन्हें असाइड रख दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है। जब हम कंप्यूटर्स लेंगे तब उन डोनेशन का यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, ये जो डोनेशन होता है, स्पेसिफिक पर्पस जो डोनेशन होता है, उसे कहाँ पर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जो जनरल पर्पस डोनेशन होता है वो तो कहाँ पर दिखाते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यदि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। क्योंकि लाइन से चीज़ें समझिए, यदि आप डायरेक्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपने यदि वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो बैलेंस शीट में आता है, लेकिन जो जनरल डोनेशन है, जैसे कोई आया, उसने 10,000 रुपये दिए और बोला यार आपका स्कूल इतना अच्छा चल रहा है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ये लीजिए 10,000 रुपये और आप चाहें इनसे जो करें। तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, उसने कुछ बताया नहीं है कि इससे आपको क्या करना है। तो वो क्या हो गया? जनरल डोनेशन। हमारा मन हो तो हम कंप्यूटर लगवाएं, हमारा मन हो तो हम फर्नीचर खरीदें, हमारा मन हो तो हम वहाँ के स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को सैलरी दें। तो उसका उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ है। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन होता है वो डिसाइडेड रहता है कि ये देने वाले ने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर खरीदने के लिए ही वो डोनेशन दिया है। तो उसे कहाँ पर लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। साथ ही साथ उससे जो खर्चे हुए हैं, उस स्पेसिफिक डोनेशन से जो खर्चे हुए हैं, उसे कहाँ पर लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। जैसे उसने हमें 50,000 रुपये दिए, उसमें से हमारा 10,000 का खर्चा हो गया, तो उस खर्चे को हम शो करेंगे किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उस डोनेशन को शो नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो खर्चा है उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, वो भी डेबिट साइड। ठीक है ना। और ये सारी जो प्रोसेस होती है इसे ही हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं बच्चों।
अब इसमें नेक्स्ट क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक स्कूल है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, ठीक है ना। उसे डोनेशन मिला, किस लिए डोनेशन मिला, रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग उसकी अच्छी हालात में नहीं थी तो किसी ने आके उसको डोनेशन दे दिया। अब साथ ही साथ उसको एक और डोनेशन मिला जिसमें उसने कहा, देने वाले ने, कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको अच्छा गुड फूड प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा उनको कुछ और डोनेशन मिला जो बताया नहीं गया कि किस काम आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उन्हें नॉर्मल दे दिया गया कि ये आप डोनेशन रखिए, हमारी तरफ से आपके स्कूल को डोनेशन है। अब वो स्कूल क्या करेगा, नाउ डोनेशन फॉर रिपेयर विल बी यूज्ड ओनली बिल्डिंग रिपेयर, क्योंकि डोनेशन बोल के दिया गया है कि ये डोनेशन सिर्फ बिल्डिंग को रिपेयर करने में यूज़ करना है, तो उसे सिर्फ बिल्डिंग रिपेयरिंग में ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब तक बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो जाती तब तक उस पैसों को अलग रख दिया जाएगा, ठीक है ना। सेम डोनेशन रिसीव्ड फॉर फूड, खाने के लिए भी वैसा ही डोनेशन मिला है कि आपको अपने बच्चों को स्कूल में जो आ रहे हैं पढ़ने, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करना है, तो वो जो मनी मिली है वो सिर्फ अच्छे फूड को प्रोवाइड करने में ही लगेगी, उसके अलावा कहीं और नहीं लगेगी। लेकिन जो जनरल पर्पस है उसको हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। जो जनरल पर्पस डोनेशन है उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप टीचर्स को सैलरी दे सकते हैं या दूसरे स्कूल के खर्चे होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो जनरल पर्पस डोनेशन है उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल दूंगी मैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। आप जैसे प्राइज, स्कूल में प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फंड मिला उसे, कितना, 1 लाख रुपए। कोई स्कूल है, उनके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बच्चों में प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम मिला, 1 लाख रुपए का डोनेशन मिला। अब उस डोनेशन का क्या हुआ, 1 लाख रुपए जब डोनेशन मिला तो एकदम तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए ना। उन्होंने क्या किया, वो जो डोनेशन का जो अमाउंट था वो बैंक में रख दिया, तो उसे बैंक में उसकी एफडी करवा दी। अब उस एफडी से उनको क्या मिला, 8% इंटरेस्ट मिला। क्लियर। अब उसके बाद फिर बाद में 10,000 रुपये डोनेशन और मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर टूवर्ड प्राइस, प्राइस के लिए जो एक्सपेंसेस हुए, जो बांटने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए, 1 लाख का डोनेशन हुआ, लेकिन प्राइस को बांटने में जो खर्चे हुए वो हुए मात्र 7,000 के। 3,000 रुपये की ट्रॉफीज आई और 4,000 रुपये का कैश प्राइज दिया गया, लेकिन जो प्राइज फंड था उससे सिर्फ 7,000 रुपये का खर्चा हुआ, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है इसकी एंट्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख रुपए। अब उसमें क्या करना है, जो अलग से जो ये 10,000 रुपये मिला है आपको डोनेशन, उसको भी ऐड करना है। तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया ये डोनेशन 10,000 रुपये। ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। इसके बाद क्या करा, जो बैंक में 1 लाख रुपए रखे थे, क्योंकि एकदम तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं था, हमने उसको रख दिया। सपोज हमारे यहाँ 6 महीने बाद कोई फंक्शन होना था तो हमने बैंक में डाल दिया, तो उसके 8% इंटरेस्ट के हिसाब से हमें जो पैसे मिले वो कितने मिले, 8,000 रुपये। फिर हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस करने के बाद जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना हुआ, 7,000 रुपये, उसको माइनस कर दिया। तो हमने यहाँ पर 7,000 रुपये माइनस कर दिया, ठीक है ना बच्चों। यदि यहाँ पे ऐड लिखा है, यहाँ पर लेस लिखा है, तो हमें ये यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है कि इन चीज़ों को ऐड करना है और इनको लेस करना है। और आखिरी में आंसर कितना आया, 1,10,000 रुपये। इसे कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो लायबिलिटी साइड होगी उसमें लिखेंगे 1,10,000 रुपये। क्लियर हुआ। अब लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, ये तो आपने नॉर्मल समझ ली, लेकिन यदि हमें डोनेशन मिला सपोज 10,000 का और हमारा खर्चा हो गया 20,000 रुपये, उस स्थिति में क्या होगा। यहाँ पर तो उन्हें 1 लाख का डोनेशन मिला था और सिर्फ 7,000 रुपये का खर्चा हुआ, लेकिन यदि हमको 10,000 का डोनेशन मिला और हमारा जो खर्चा हो गया वो 20,000 हो गया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए यही इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि यदि आपका बैलेंस है 10,000 रुपये, ठीक है,
उसमें किसी ने फिर और डोनेशन दे दिया, सपोज 15,000 रुपये हमारा बैलेंस हो गया, हमने उस 10,000 को बैंक में रख दिया तो हमें उसका इंटरेस्ट मिल गया 1,500 रुपये। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 16,500 रुपये हमारे पास सबका दिया हुआ डोनेशन है। लेकिन जब हम एक्सपेंसेस करने लगे, तो जब हम खर्चे करने लगे तो हमारा खर्चा कितना हो गया, 20,000 का। ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 3,500 रुपये ज़्यादा खर्चा हो गया। हमने जो डोनेशन लिया था हमें उसी अमाउंट में खर्चा करना था, लेकिन खर्चा हमारा हो गया ज़्यादा, 20,000 का खर्चा हो गया। और अब क्या हुआ, हमारे पास और 3,500 रुपये लग गया। तो अब आप इसे कहाँ शो करेंगे, तो इसे हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एज अ एक्सपेंसेस के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक डोनेशन कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, लेकिन उससे जो खर्चा हुआ है वो भी आता है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यदि ज़्यादा खर्चा हुआ है तो वो भी शो होता है कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर हुआ? इन दोनों चीज़ों को बच्चों पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो चीज़, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। जो एसेट्स होती हैं वो भी हमारी हैं और जो डोनेशन मिला है वो भी हमारा है। हम डोनेशन को ये बता देते हैं कि यार ये हमारा खर्चा हो गया, ये हो गया। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, किसी ने हमको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया, कितना दिया, सपोज उसने हमें 5 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए दिया, या जितना भी उसने हमें पैसा दिया, हमने उन पैसों को रख लिया अपने पास। उससे हमने धीरे धीरे एक बिल्डिंग का काम शुरू किया, बिल्डिंग बनाई, बन रही है अभी हमारी बिल्डिंग। हमारा पैसा तो खत्म हो रहा है, लेकिन एसेट्स के रूप में वो बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, क्योंकि एसेट्स भी तो हमारी ही है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि जब हम कोई खर्चा करते हैं तो वो खर्चे से हमारा पैसा कम तो होता ही है, साथ ही साथ एसेट्स के रूप में वो पैसा हमें वापस भी मिल जाता है। वही चीज़ बताई गई है, इफ़ एसेट्स आर क्रिएटेड ऑफ स्पेसिफिक फंड, किसी ने कोई स्पेसिफिक फंड दिया है, उससे हमारी एसेट्स बिल्डिंग बन रही है जो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो भी हमारी है, कैपिटल फंड भी हमारा है, तो ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक किसी ने हमको 10 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड दिया, 10 लाख का बिल्डिंग फंड दिया, ठीक है ना। और बिल्डिंग फंड बनाने में लग गए हमारे 6 लाख रुपए। एक स्कूल है, उसमें किसी ने डोनेशन में, उसके पास बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है, एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें स्कूल चल रहा है। कोई आया और उसने बोला यार आपके पास इतनी सारी ज़मीन खाली पड़ी है, आप एक और बिल्डिंग क्यों नहीं बना लेते, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आप इससे ये बिल्डिंग बना लीजिए। उसने डोनेशन में वो बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए दे दिए। उसमें से खर्चा कितना हो गया बिल्डिंग बनाने का, 6 लाख रुपए। अभी बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है, बन रही है, 6 लाख रुपए का अभी तक खर्चा हो गया है। तो अब आप उसकी बैलेंस शीट में एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है, यहाँ से समझिए। बिल्डिंग फंड से हम सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिले, ठीक है ना। अब ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, हमने 6 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने में लगा दिए हैं, लेकिन वो 6 लाख रुपए से बिल्डिंग जो बनी है वो हमारा एसेट्स है, वो भी हमारी हैं, तो उसे हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हमारे कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपए अभी भी आपके पास हैं। अब हम कहाँ पर जाएंगे, ऊपर वाली चीज़ में। अब हमारा जो भी कैपिटल फंड है, सपोज करते हैं जितना भी कैपिटल फंड होगा उसमें क्या करेंगे, हम जो बिल्डिंग फंड है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बिल्डिंग में हमने लगा दिए ना, उसे ऐड कर देंगे।
क्यों कर देंगे? क्योंकि कैपिटल भी हमारी, बिल्डिंग भी हमारी, तो कैपिटल फंड में बिल्डिंग फंड को ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी कैपिटल फंड होगा उसमें 6 लाख रुपए ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 6 लाख रुपए लिखे हैं, लेकिन सपोज करते हैं कि हमारा 20 लाख रुपए कैपिटल फंड है, तो यहाँ पर 26 लाख रुपए कैपिटल फंड लिख दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, इतना सारा खर्चा होने के बाद एक चीज और हुई, इसमें क्या हुई, हमारी बिल्डिंग भी बन गई, बिल्डिंग भी बन रही है ना, हमारी एसेट्स क्रिएट हो गई। तो जो 6 लाख का अमाउंट है उसे हम एसेट साइड लिख देंगे। अब फंड भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई भी आया और उसने बोला कि ये लो 50,000 रुपये, हम जो चाहें उससे अपने एनजीओ के लिए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है वो स्पेसिफिक पर्पस फंड होता है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है कि उस फंड का यूज़ प्रॉपर जो चीज़ बोलकर दिया गया है डोनेशन, उसी में यूज़ करना है। ओके बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के पार्ट 2 में लेकर आऊँगी, जिसे आपको अच्छे से समझना है। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।